हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का दूसरा नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और भी नाम है ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। सारे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का ही नाम है। अब यहाँ पे जो हम फॉर्म लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ए इज इक्वल टू एल यू। एल का मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा। क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन है x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 4। और तीसरा इक्वेशन हमारा है 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 6। बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड टेक यू आई इज इक्वल टू 1 और आई का वैल्यू 1 2 3। क्योंकि हमें दिख रहा है कि 3 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब आई का वैल्यू भी 3 तक ही जाएगा। अब इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि ए एक्स और बी सेपरेट रहता है, और कभी इस टाइप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो सकता है। तो दोनों तरीके से हो सकता है हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी के। तो हमने एक्स का मतलब होता है कि जो वेरिएबल जितने यूज़ किए गए हैं क्वेश्चन में, उसके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनको ए कहा जाता है। तो ए के अंदर हमारा आ गया 4 1 1 1 4 माइनस 2 3 2 माइनस 4। और एक्स जितने वेरिएबल यूज़ किया जाता है उसी को कैपिटल एक्स कहा जाता है। मतलब एक्स का मतलब x1 x2 x3। और बी जो राइट साइड दिया रहता है उसको हम बी कहते हैं। तो बी का मतलब 4 4 और 6, तो हमने लिखा 4 4 6। अब जो ऊपर हमने एल यू डिकम्पोजिशन मैंने बताया, उसमें मैंने बताया कि ए इज इक्वल टू एल यू होता है। मीन्स ए तो हमें पता चल गया कि जो हमारा ए है वो हमारा ये है। अब हम क्या करते हैं, एल यू, तो ऊपर दोनों का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बता रखा है कि दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ले लिया यहाँ पे एल मतलब L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L3। अब लोअर मैट्रिक्स का मतलब होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, कि जिसका डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होता है उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल के नीचे वाले अगर जीरो होते हैं तो उनको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हमने इस फॉर्म में इसे लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। मीन्स जो हमारा L है और जो हमारा U है उसको आपस में, ये जो हमारा L और U है दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स में होता है वैसे ही किया जाता है कि फर्स्ट रो के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होता है तब मल्टीप्लिकेशन संभव होता है। उसी रूल से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो आया L11 L11 U12 L11 U13। मीन्स हमारा इस साइड जो आ गया है वो हमारा कुछ इस टाइप से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने का कंडीशन होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का काम हमारा ए कर रहा है और सेकेंड मैट्रिक्स का काम जो एल यू को हमने प्रोडक्ट किया वो कर रहा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए हमारा है उसमें देखना नंबर ऑफ 3 है, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है जिसको एल यू का प्रोडक्ट जो है उसमें भी हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज 3 है। अब इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम 3 है और इसमें भी 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने लिखा कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन बोथ साइड वी गेट। तो L11 हमारा इस 4 के इक्वल हो जाएगा। ये 1 जो है वो L11 U12 के इक्वल हो जाएगा, और जो ये 1 हमारा है ये L11 U13 के इक्वल हो जाएगा। हमने किया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, L11 U12 इज इक्वल टू 1 है, L11 ऊपर से हमें पता है कि 4 है। हमने यहाँ पर L11 का वैल्यू 4 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा U12 जो है वो हमारा 1/4 आ गया। सेम वैसे ही हमने यहाँ भी निकाल लिया। L11 U13 हमारा 1 था, तो U13 हमारा 1/4 आ गया। तो ये सारे जितने भी हमारे नंबर ऑफ अननोन्स हैं सारे का वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया।
फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने क्या किया, सारे को वैल्यू रिटर्न कर दिया, मतलब जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में सबको रिटर्न कर दिया। तो जो हम एल जानते हैं, एल का जो हमारा फॉर्म होता है वो हमारा जो ऊपर में था उसमें वैल्यू पुट किया तो एल हमारा आ गया 4001 15/4 0 3 5/4 -4। फिर वैसे u हमने ऊपर निकाल रखा है u का भी, तो u का वैल्यू हमारा दिस आ गया है। l और u हमें दोनों पता चल गया। अब क्या करते हैं, जब LU हमें पता चल जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर द सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, LZ इज इक्वल टू बी के लेते हैं। LZ इज इक्वल टू बी के, L हमें पता है ऊपर से, Z मतलब जितने यहाँ पे जिस ऑर्डर में ये लिया गया उसी ऑर्डर में हम वेरिएबल ले लेते हैं, Z1 Z2 Z3। और B हमें ऊपर पता ही है 4 4 1। अब ये क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस टाइप से हमारा 3 इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो हमारा एक इक्वेशन बना 4Z1 इज इक्वल टू 1 के, तो Z1 हमारा 1 आ गया। फिर सेकेंड रो को जब इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है Z1 प्लस 15/4 Z2 इज इक्वल टू 4 के, तो यहाँ से हमारा Z2 आ गया और थर्ड इक्वेशन से हमारा Z3 आ गया। अब ये Z1 Z2 Z3, उसके बाद फिर हम एक सिस्टम लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, UX इज इक्वल टू Z के लिखते हैं और U ऊपर हमें पता है, X मतलब जितने वेरिएबल यूज़ करेंगे तो X1 X2 X3, Z जो अभी हमने Z1 Z2 Z3 निकाला वही Z हुआ, तो हमने ये वैल्यू लिख दिया। फिर इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारा X1 X2 और X3 का वैल्यू आ गया। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था सॉल्व करने, सॉल्व का मतलब हुआ जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो सारे का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो वहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, तो X3 हमारा -1/2 आया, X2 हमारा 1/2 आया और X1 हमारा 1 आया।